चलिए स्टार्ट करते हैं बीकॉम का। आज इकोनॉमिक्स का फर्स्ट क्लास है। बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर या सीएमए या सीएस या सीपीटी कोई भी कोर्स करेंगे, आपको फर्स्ट सेमेस्टर का फर्स्ट टॉपिक में आपको केवल इंट्रोडक्शन से रिलेटेड टॉपिक्स मिलेंगे। इकोनॉमिक्स का वर्ड का अगर हम बात करना चालू करें, इकोनॉमिक्स से क्या मतलब होता है, तो आज का मेन टॉपिक मुझे जहाँ डालना है वो मेरा टॉपिक क्या है सर? डिमांड। क्या है? डिमांड एंड यूटिलिटी। टॉपिक का नाम ही है आपका इकोनॉमिक्स के बीकॉम का फर्स्ट चैप्टर में। मैं आपको फर्स्ट क्लास बता दिया था, फिर से एक बार लिखवा रहा हूँ, वो लिख लीजिए आप। डिमांड एंड यूटिलिटी बोलकर आपके 20 मार्क्स के चैप्टर्स। फिर इसके बाद अगर बात करूंगा तो प्रोडक्शन एंड कॉस्ट बोलकर ये भी आपके 20 मार्क्स के हैं। कितने मार्क्स के हैं? 20 मार्क्स। इसके बाद लास्ट है परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट, ये आपके 10 मार्क्स के हैं। तो ऐसा कोई चैप्टर नहीं है जिसका नाम आप लोगों ने सुना ना। सारे के सारे चैप्टर आपने सुना होगा। इसका नाम है डिमांड, इसका यूटिलिटी, प्रोडक्शन, कॉस्ट, परफेक्ट कंडीशन। ये 3 नाम दिया हुआ है, लेकिन अल्टीमेटली ये 5 टॉपिक है। डिमांड का 10, यूटिलिटी से 10, प्रोडक्शन से 10, कॉस्ट से 10 और मार्केट से 10 मार्क्स। ये मिला के 50 मार्क्स का एक टॉपिक है। और इसके साथ एक चैप्टर इसका नाम है स्टैटिस्टिक, वो 50 मार्क्स। उसमें मीन, मीडियन, मॉड, हाँ मोमेंट, स्क्यूनेस, क्वार्टासिस, हाँ आप इंटरपोलेशन, ये सब बोल के चैप्टर्स से आपको वो सब देगा। आपका एसटी सब जो इकोनॉमिक्स का 11-12 का पार्ट था वो पार्ट, और 2 चैप्टर्स नया मिलाकर आपको दिए रहेंगे। वैसे सब कोई 50 मार्क्स का पेपर बोलेगा, दोनों मिला के हो गया 100 मार्क्स का पेपर। ठीक है, आज हम जो चैप्टर एक्सप्लेन करने वाले शुरू से इकोनॉमिक्स के एक एक वर्ड हम डिस्कस करेंगे, जैसे आप फर्स्ट क्लास 11th क्लास में आए हुए हैं। चलिए जस्ट मुझे पहले वर्ड बताइएगा सर, ये इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है? अगर मैं बात करने जाऊं सर इकोनॉमिक्स, जो वर्ड इकोनॉमिक्स डिराइव फ्रॉम द विच वर्ड? ग्रीक वर्ड, इसका नाम क्या है? ओकोनोमिया। द वर्ड इकोनॉमिक्स इज डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड विच मींस ओकोनोमिया, विच मींस हाउसहोल्ड। द वर्ड इकोनॉमिक्स is derived from the Greek word oikonomia, which means household। सिंपल सा जवाब है सर कि सर वर्ड इकोनॉमिक्स कौन से वर्ड से लिया गया है? ग्रीक वर्ड जिसका नाम होता है ओकोनोमिया। इसका मतलब होता है हाउस होल्ड। हाउस होल्ड मतलब घर को मैनेजमेंट करना। हाउ टू मैनेज योर हाउस इज नोन एज हाउस होल्ड। मतलब सिंपल सा अगर मैं बात करूंगा सर, इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है? इकोनॉमिक्स का मतलब सिंपल सा होता है वो हिसाब किताब जो अपने घर के मैनेजमेंट को आप कर पाते हैं। हाँ, क्योंकि सर 2 ही प्रॉब्लम्स इकोनॉमिक्स में आते हैं। ठीक है सर, मिनिमम रिसोर्सेस, सर रिसोर्सेस मिनिमम है और ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड। सर मेरी इच्छाओं का कभी अंत नहीं है, लेकिन मेरे पास जो रिसोर्सेस है जिससे हम अपनी इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं वो लिमिटेड है हर इंसान के पास। हाउ वी सेटिस्फाइड आवर अनलिमिटेड वांट्स विद लिमिटेड रिसोर्सेस इज नोन एज प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। मेरे साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या आता है सर? प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। मैं क्या खरीदूं और क्या नहीं खरीदूं। ये प्रॉब्लम कब आएगा सर? जब आपके वांट्स अनलिमिटेड हो, आपको किसी चीज को पाने की इच्छाएं बहुत सारी हो, बट रिसोर्सेज जो हो, पैसा जो हो वो लिमिटेड हो। किस तरीके से उस लिमिटेड रिसोर्सेज से अपने अनलिमिटेड वांट्स को हम सेटिस्फाइड कर सके, ये मदद कौन करता है उसमें? इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स उसी विषय का नाम होता है जो मेरे प्रॉब्लम्स के, कौन से प्रॉब्लम को सर? हाउस होल्ड के प्रॉब्लम को जो सॉल्व करता है। किसके प्रॉब्लम को? हाउस होल्ड के प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, उसी को हम लोग बोलते हैं सर इकोनॉमिक्स। क्लियर वर्ड है? 2 वर्ड खाली याद रखना, ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड बट resources who satisfied this wants are limited। 2 वर्ड याद रखना है, पहला एमसीक्यू इसी में से आएगा। क्या क्वेश्चन पूछ सकता है सर? ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड
और रिसोर्सेज टू सेटिस्फाई द वांट्स आर लिमिटेड। क्या लिमिटेड है सर? रिसोर्सेज। और क्या अनलिमिटेड है सर? वांट्स। वांट्स अनलिमिटेड है बट रिसोर्सेज क्या है सर? लिमिटेड है। मेरे पास जो साधन है वो लिमिटेड है बट जो इच्छाएं है वो अनलिमिटेड है। किस तरीके से अपने अनलिमिटेड वांट्स को हम लिमिटेड रिसोर्सेज सेटिस्फाइड कर सके, उसको कौन सॉल्व करवाता है? मेरे को इकोनॉमिक्स। अब समझ में आया इकोनॉमिक्स क्या है? मैं जस्ट आपको बताया कि इकोनॉमिक्स क्या है। यहां तक क्लियर है? हाउ वी सेटिस्फाइड आवर अनलिमिटेड wants with limited resources is problem of choice. How we satisfy our unlimited wants are with limited resources is a problem of choice. यही मेरे पास प्रॉब्लम होता है कि मेरे पास सर ये wants अनलिमिटेड है बट रिसोर्सेज क्या है सर? लिमिटेड है। किस तरीके से हम उस लिमिटेड रिसोर्सेज से अपने अनलिमिटेड वांट्स को सेटिस्फाइड कर सकते, इसी को हम क्या बोलते हैं? प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। क्योंकि सर जो वांट्स को, जिस सामान को हम लेना चाहते हैं, जो सामान हम खरीदना चाहते हैं, उसका मल्टीपल ऑफ यूजेस है। एक यूजेस नहीं, मल्टीपल ऑफ यूजेस है। और उस सामान का डिमांड भी ज्यादा है, क्योंकि हम जानते हैं एज पर आवर इंक्रीजिंग द पॉपुलेशन ऑफ दिस वर्ल्ड का पॉपुलेशन इस तरह से बढ़ रहा है सर, वांट्स बढ़ रही है बट रिसोर्सेज जो है ना वो क्या है? लिमिटेड है। किस तरीके से अपने लिमिटेड रिसोर्सेज से अपने अनलिमिटेड वांट को सेटिस्फाइड कर सकूं, इसके को हम क्या बोलते हैं सर? प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। यहाँ तक क्लियर है? पहले यहाँ तक कॉपी कर लीजिए, फिर बताऊँ। ध्यान से सुनिएगा। अब एक बार चालू करते हैं टॉपिक आज का। पहला डिमांड। मैं पूरा का पूरा आज का मेन कॉन्सेप्ट मेरा क्या है सर? डिमांड का एक्सप्लेन करना है। सबसे पहले अगर डिमांड का बात करूं सर, डिमांड का मतलब हिंदी में होता है मांग। अगर मैं हिंदी में मांग का बात करने जाऊं, हाँ तेरी सर गलत हो सकता, पता नहीं, हिंदी में मांग ही बोलते हैं। मांग का अगर बात करने जाऊं तो सिंपल सा अगर मैं जवाब दूंगा, डिमांड का मतलब होता है मांग। अगर मैं बोलूं सर सबसे पहले डिमांड कब होता है? एक डिमांड के लिए केवल एक मैथ का इक्वेशन से आता है। डिमांड कब होता है? डिमांड के लिए दो वर्ड चाहिए। जैसे कॉन्ट्रैक्ट के लिए दो वर्ड चाहिए था, एग्रीमेंट प्लस इन्फोर्सेबल बाय लॉ। ये दो वर्ड से क्या बना था सर? कॉन्ट्रैक्ट। वैसे डिमांड के लिए दो वर्ड चाहिए सर। सबसे पहले यूटिलिटी प्लस परचेजिंग पावर। कोई अगर तुमसे पूछे कि सर व्हाट इज डिमांड, केवल दो वर्ड बोलना सर, डिमांड इज नथिंग बट यूटिलिटी विद परचेजिंग पावर। एग्जांपल मैं समझाता हूं, बाद में कोई कॉपी करना, बट सारी सुनना आपको। सर कोई अगर बोला आपको डिमांड करना मतलब मांगना है। मांग मतलब आप दुकान में जाएंगे, बोलेंगे ये सामान हमको दे दो, ये सामान हमको दे दो। बोलने के पहले आपके पास दो चीज होना जरूरी है सर। उस सामान की जरूरत आपको होनी चाहिए। अगर मान लिया अभी आपने कॉपी नया लेकर बैठा, ये आपकी जरूरत थी। अगर जरूरत नहीं होती तो कॉपी आप नहीं खरीदे जाते, चाहे कॉपी का दाम कितना भी होता है। कॉपी अगर ऑलरेडी पड़ा हुआ है स्टॉक में 15-20 कॉपी, फिर दुकान में अगर कॉपी वाला अगर 20% ऑफर से ऑफर भी रखा है तो फिर आप क्यों लेंगे सर? आगे के लिए अगर 15-20 कॉपी स्टॉक ऑलरेडी है, उसके और तो रखने का फायदा नहीं है ना। अगर ऑलरेडी आपने नया कपड़ा खरीद चुका है, फिर कपड़े का अगर ऑफर आएगा तो फिर आप लेंगे नहीं। मतलब जो सामान ऑलरेडी आपके पास है, आपको उसकी जरूरत नहीं है, तो उस सामान का यूटिलिटी नहीं है, तो उस सामान का डिमांड होगा ही। तो सर सबसे पहले हमको क्या चाहिए? यूटिलिटी। दूसरा सर मेरे को यूटिलिटी तो है, हम एक मार्केट में गए, एक सामान देखा, बहुत अच्छा लगा, लेकिन सेकेंड वर्ड पढ़ो, परचेसिंग पावर। परचेसिंग पावर का मतलब खरीदने की क्षमता। मेरे पास उस ये नहीं बोल रहा हूँ कि तू खरीदी नहीं, औकात ही नहीं है। औकात और क्षमता में अंतर होता है। मैं उस सामान के लिए क्या इतना पे करने के लिए रेडी हूँ, पे करने के लिए रेडी, और उस सामान के मेरे पास प्रॉपर्टी है, हम प्रॉपर्टी पूरा बेच के एक सामान खरीदे, वो ऐसा कोई इच्छा नहीं है। मैं होता ना एक कपड़ा खरीदना मेरे को, मेरा मन में वो रेंज आया 3-3.5 तक, अगर दुकानदार हमको दे दिया तो हम ले लेगा, उससे ज्यादा बाबा किया तो छोड़ देगा। एक दिमाग में रेंज बात दिया गया 3-3.5, ट्राई तो करेंगे 2500 के नीचे से, स्टार्टिंग करेंगे 2000 से, लेकिन हम मैक्सिमम अपना कहाँ तक पहुंच चुका है? 3.5 तक मान गया तुम दे देगा। और दुकानदार में क्या सोच रखा है? बोलेंगे 5, मैक्सिमम इसको 4-4.5 में सटा देंगे, वो रखा है 4 तक। तो ये जो डिफरेंशिएशन का पार्ट होता है, एक सेलर हमेशा सोचता है कि ये प्राइस इसका सही है,
मैं बोलूंगा इतना, लेकिन मैं नीचे गिरूंगा तो इतना तक गिरूंगा। और एक बायर वो बोलता है कि ये प्राइस मैं ठीक है मैं बोलूंगा और मैं बढ़ूंगा तो इतना तक बढ़ूंगा। तो ये जो परचेसिंग पावर का मतलब उस सामान के लिए तुमको जितनी उसकी जरूरत है, यूटिलिटी है, उसके लिए मैं कितना रुपया देने के लिए तैयार, उसको मैं बोलता हूँ परचेसिंग पावर। कोई भी सामान को डिमांड करने के लिए सबसे पहले आप पे क्या होनी चाहिए, यूटिलिटी। दूसरा सब परचेसिंग पावर। यूटिलिटी का मतलब क्या होता है सर मैं बताऊंगा, लेकिन परचेसिंग पावर समझ में आया अच्छे से। डिमांड के लिए दो वर्ड चाहिए, सबको लिख लो फटाक से, डिमांड इज इक्वल टू यूटिलिटी प्लस परचेसिंग पावर। लिख दिया, मतलब डिमांड करने के लिए आपको यूटिलिटी चाहिए, सब में परचेसिंग पावर चाहिए। परचेसिंग पावर मतलब खरीदने की क्षमता। अब यूटिलिटी क्या होता है, हाँ यूटिलिटी का मतलब होता है सर वांट्स सेटिस्फैक्शन पावर ऑफ अ कोमोडिटी। यूटिलिटी का मतलब क्या होता है, wants satisfaction power of a commodity। ऐसा कमोडिटी जो तेरे वांट्स को सेटिस्फाइड कर रहा है। मतलब ये कोई सामान, ऐसा कोई चीज जो आपके वांट्स को, आपकी इच्छाओं को सेटिस्फाइड कर रही है, उसको हम क्या बोलेंगे सर, यूटिलिटी। यूटिलिटी मींस ये मेरे को दरकार है, ये मेरे सामान मेरे को जिस तरीके का सामान चाहिए, ये सामान को मुझे देने के लिए, वो मेरे को सेटिस्फाइड करने के लिए एकदम वाजिब है, मुझे कोई भी प्रॉब्लम इस सामान को खरीदने में नहीं है। इसको हम क्या बोलते हैं, यूटिलिटी। यूटिलिटी मींस वांट्स सेटिस्फैक्शन पावर ऑफ अ कोमोडिटी। क्लियर, यहां तक क्लियर है? तो मतलब मुझे दो चीज चाहिए डिमांड, किसी भी सामान का डिमांड करने के लिए मुझे सबसे पहले क्या चाहिए, यूटिलिटी, और उसके बाद क्या चाहिए, परचेसिंग पावर। सर अगर मैं बोला मेरे पास यूटिलिटी है प्लस परचेसिंग पावर नहीं है, क्या डिमांड करोगी, नहीं। सब परचेसिंग पावर तो है, मार्केट में पैसा लेके गई थी, लेकिन सामान पसंद नहीं आया, मतलब ऐसा कोई सामान नहीं मिला जो मेरे वांट्स को, मेरी इच्छाओं को सेटिस्फाइड कर सके, मुझे अच्छा लग सके, इसलिए मैंने मार्केट से वापस आ गए, कल फिर जाएंगे। मतलब आज के दिन में जो मार्केट में जितने भी सामान मुझे दिखाया गया वो मुझे सेटिस्फाइड नहीं कर पाया, मुझे पसंद नहीं आया। तो ये होता है सब पसंद, और ये होता है सब पसंद तो बहुत अच्छा है, लेकिन पैसा इतना नहीं था जो मैं उस सामान को खरीद सकूं। नेक्स्ट बार में थोड़ा और पैसा जुगाड़ करके फिर जाऊंगी मार्केट। तो ये दो चीज जब हो जाएगा, ऐसा कोई सामान जो तुमको दिख जाए, जो तुमको सेटिस्फाइड भी कर सके और तुमको खरीदने का पैसा भी उस समय तुम्हारे पास हो, तब जाकर तुम बोलोगे अंकल मुझे दे। ये वर्ड है ना, अंकल मुझे दे दीजिए, इसी को बोलते डिमांड। हिंदी में मैं बात करूँ, अंकल मुझे दे दीजिए मतलब डिमांड। और ये क्या हो गया, वो सामान जो तुमको बहुत अच्छा लगा हो, तुमको बहुत पसंद आया हो, और तुमको लगा हो कि तुमने जो प्राइस दिमाग में सोच के रखा था उस प्राइस में मुझे मिल रहा हो, तब मैं बोलूंगा क्या है सर, डिमांड है। अब डिमांड समझे है। और सेकंड वर्ड सर यूटिलिटी क्लियर हुआ। यूटिलिटी मींस वांट्स सेटिस्फैक्शन पावर। एक भी आंसर कोई भी दो लाइन से ऊपर नहीं पढ़ना है, क्योंकि आपको याद करना ही नहीं, आपको वर्ड का मतलब जानना है। कि एमसीक्यू जब पूछूंगा तो आपको इस वर्ड का कोटेशन में लिख के दूंगा, तुमको पूछूंगा ये क्या है, तो तुम बताना यूटिलिटी। ये क्या है, मैं डिमांड लिखूंगा इक्वल टू यूटिलिटी प्लस डैश, या डिमांड इज इक्वल टू डैश प्लस परचेसिंग पावर। इस तरीके से क्वेश्चन है। तो आपको एमसीक्यूज में 4 क्वेश्चन देंगे जो आपको बताने हैं। लेकिन फिर वही क्वेश्चन नेगेटिव मार्किंग है, तुक्का बाजी एकदम नहीं चलेगा। 4 को गलत कर दिए तो 5 क्वेश्चन है, सीए में भी है, बीकॉम में भी है। अच्छा, डिमांड फंक्शन क्या होता है, कोई आपको बताएगा? डिमांड फंक्शन का मतलब होता है क्वांटिटी इज इक्वल टू एफ इनटू एक्स। इसको मैं बोलूंगा तो सिंपल मैं बोलूंगा ये आउटपुट है, और ये क्या है सर, इनपुट है। सिंपल सा जवाब, डिमांड फंक्शन इज अ रिलेशनशिप बिटवीन। अगर कोई मुझसे पूछे तो खाली एक वर्ड बोल देना, डिमांड फंक्शन is a relationship between what input you use and what output you produce। डिमांड फंक्शन एक रिलेशनशिप है जो हमको ये बताता है कि क्या इनपुट तुम यूज कर रही हो और क्या आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा है। मतलब क्या इनपुट यूज करके कितना आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा है, इस रिलेशंस को हम क्या बोलते हैं, डिमांड फंक्शन। डिमांड फंक्शन एक रिलेशंस है
जो हमको समझाता है कि कितना इनपुट को यूज कर रही है, क्या क्या इनपुट को यूज करके कितना आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा है, इसको हम बोलते हैं सर डिमांड फंक्शन। एग्जांपल देता हूँ, यहाँ पर इनपुट का मतलब प्रोडक्शन का बात नहीं कर रहा हूँ मैं, इनपुट का मतलब होता है क्या क्या फैक्टर्स जो मेरे क्वांटिटी डिमांडेड में फर्क पड़ाएंगे। मतलब एग्जांपल देता हूँ सर, एग्जांपल इनकम ऑफ द कंज्यूमर, अगर किसी कंज्यूमर का इनकम बढ़ जाए तो उसका डिमांड में क्या फर्क पड़ेगा, या इनकम घट जाए तो उसके डिमांड में क्या फर्क पड़ेगा। पहले एक बार मुझे हाँ ना बोलना, कुछ बोलना, पहले क्लियर पूछना सामने वाले से, सर किस तरीके का गुड्स, गुड्स 3 तरीके का होता है। अगर मैं फैक्टर्स का बात, मैंने ये लिख दिया कोई डिमांड फंक्शन रिलेशनशिप बिटवीन द व्हाट इन इनपुट you use and what output is produced is known as, नहीं बस ठीक है, इस व्हाट तो दिखाई दे इस डिमांड फंक्शन। क्लियर है? यहां तक अगर आपको क्लियर है तो उसके बाद में टॉपिक अगर हम जस्ट दिखाया कौन कौन से फैक्टर्स है जो इन्फ्लुएंस करते हैं क्वांटिटी डिमांड, कि क्वांटिटी डिमांडेड करने के लिए मेरे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, वो सारे फैक्टर्स के एक-एक नाम लिखेंगे, वो फैक्टर कैसे इंपैक्ट करते हैं उसको याद रखिए। बस ये एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछते हैं, 10 मार्क्स का डिमांड का टॉपिक। चलिए हम बता क्या रहे सर, व्हाट आर द फैक्टर्स व्हिच इन्फ्लुएंस द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ द कंज्यूमर। मतलब अगर कोई भी तुम कंज्यूमर तुमको कोई सामान का डिमांड करना है, उसके लिए कौन कौन से फैक्टर्स है जो आपको इन्फ्लुएंस करते हैं डिमांड करने के। केवल प्राइस एक फैक्टर तो नहीं है सर। अगर मैं बात करूं लॉ ऑफ डिमांड का, लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है, केवल प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड घटेगा, प्राइस घटेगा तो डिमांड बढ़ेगा, अदर फैक्टर्स आर कांस्टेंट। क्यों भाई, और फैक्टर्स तो है, केवल प्राइस को देख के तुम सामान खरीदते हो क्या? प्राइस के अलावा भी बहुत सारे फैक्टर्स है, इसको देखना पड़ता है तब जाकर सामान में डिमांड करता है। सबसे पहला फैक्टर है इनकम। अगर मान लो मेरा इनकम ही कम हो जाए, तुरंत मेरे को अपना डिमांड क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। देखिए मार्केट में कोई फर्क नहीं आया, लेकिन मेरा इनकम क्या हो चुका, कम हो चुका। कोविड के समय में लोगों का राशन का सामान खरीदने की क्वांटिटी कम हो रही थी, लोग अपना कैपेसिटी के अनुसार बहुत ही यहाँ से भाग रहे थे कि खर्चे नहीं संभाल पा रहे, तो लोगों का डिमांड कम हुआ कि नहीं हुआ, पैसा दुकानदार लोगों का सेलिंग कम हुआ कि नहीं हुआ। क्यों? उन्होंने प्राइस में कोई फर्क नहीं किया था, लेकिन फिर भी कम हुआ क्योंकि लोगों का हाथ में इनकम कम हो गया था। तो सबसे पहले 2 गुड्स होता है, याद रखना, गुड्स 4 होता है। सबसे पहले होता है गिवन गुड्स, नॉर्मल गुड्स, नेसेसरी गुड्स, लग्जेरियस गुड्स। वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ध्यान से तो इसको लेके जाइएगा। अगर तुमसे मैं पूछूं सर गिवन गुड्स कौन होता है, सर रॉबर्ट गिवन नाम के एक साइंटिस्ट है जिन्होंने ये बताया था। हाँ, गिवन गुड्स को नॉर्मली मैं कर सकता हूं, तो मैं बोलता हूं चीपर गुड्स। सो गुड्स की जगह चीपर गुड्स बोलना अच्छा रहेगा। चीपर गुड्स सस्ता गुड्स, ठीक है, बाजरे का रोटी, हाँ क्या नाम है, बहुत सस्ता चीप गुड्स। अगर मैं बोलूंगा सर चीपर गुड्स, चीपर गेहूं, 2 रुपए का गेहूं, चावल, इस तरीके का गुड्स का बात करूं, उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती है, तो उस तरीके का गुड्स का डिमांड कब हाई होगा, डिमांड हाई होगा जब प्राइस, मेरा इनकम क्या होगा, मेरा इनकम लो होगा। जब इनकम लो होगा तब इस तरीके के गुड्स का डिमांड क्या होगा सर, हाई होगा। क्योंकि लोग पहले ये खरीद पाते थे, इसको अब नहीं खरीद पा रहे कि पैसा बहुत हाई है, तो लोग इसका डिमांड क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। जब कभी भी किसी भी इंडिविजुअल का इनकम कम होता है तब जाकर वो चीपर गुड्स का डिमांड क्या करता है, बढ़ा देता है, और जब उनका इनकम ज्यादा होगा तुरंत इसका डिमांड कम कर देंगे। सर नॉर्मल लॉ क्या बोलता है, प्राइस बढ़ने से डिमांड गिरता है, प्राइस गिरने से डिमांड बढ़ता है। लेकिन सर मैं इनकम का इंपैक्ट पूछूं तो इनकम बढ़ने से चीपर गुड्स का डिमांड कम होता है, और इनकम कम होने से चीपर गुड्स का डिमांड ज्यादा होता है। सर नेसेसरी गुड्स का बात करता हूं, नेसेसरी गुड्स में क्या आता है सर, रोटी कपड़ा मकान, हिंदी में रोटी कपड़ा मकान, और एक नया वर्ड घुस गया है इसके अंदर, नहीं बेटा मोबाइल नहीं घुसा है, इसको एजुकेशन बोला गया है। क्या बोला गया है, एजुकेशन, ठीक है, शिक्षा। रोटी कपड़ा मकान और शिक्षा मिल सकती है, एजुकेशन नहीं है, ठीक है, एजुकेशन, सॉरी एजुकेशन।
मैंने क्या वर्ड बोला सर, याद रखिएगा अब के समय में देखा गया कि बच्चों को शिक्षा के प्रति भी जागरूक किया गया। तो शिक्षा एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर लोग पैसे को नहीं देते। बच्चे को हायर एजुकेशन देना है, कितना ही पैसा लग जाए अच्छे स्कूल में डालेंगे, वो कि सरकारी स्कूल में पैसा जहाँ कम लगे उस जगह डालें, ऐसा सोचते नहीं। शिक्षा को लेकर लोग अपने इनकम प्राइस को देखते ही नहीं, वो लोग इसकी क्वालिटी को देखते हैं। तो इस केस में नेसेसरी गुड्स में ये आ गया है, जो अभी रोटी कपड़ा मकान और एजुकेशन, इस केस में बोला जाता है सर नेसेसरी गुड्स है। इनकम के बढ़ने से या इसकी डिमांड में, प्राइस डिमांड में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, सेम बढ़ेगा। इनकम बढ़ा तो डिमांड कोई फर्क नहीं, इनकम घटा डिमांड कोई फर्क नहीं। क्योंकि मान लीजिएगा इनकम बढ़ जाए तो क्या आप 4 रुपये या 5 रुपये खरीदने लगेंगे? हाँ, नमक का एक थोड़ा नमक का तो ज़्यादा बढ़ा देंगे, क्या इनकम बढ़ गया आज ज़्यादा बढ़ा के खाएंगे। ये सब क्या नेसेसरी गुड्स है। नेसेसरी मतलब जो जरूरत के सामान है उस पर आप कटौती नहीं कर सकते। खाना जितना आपको शरीर जीने के लिए चाहिए होता है उतना खाना खाएंगे खाएंगे, कुछ और में कटौती कर सकते हैं, लेकिन नेसेसरी गुड्स में आपका कमी नहीं हो सकता, क्योंकि ये क्या है सर, बहुत ही एसेंशियल कम्युनिटी, इसको बोलते हैं एसेंशियल। सर नॉर्मल गुड्स क्या हो गया सर, नॉर्मल है मतलब जैसे हम नॉर्मल गुड्स का बोलते हैं सर, ये नेसेसिटी से कुछ ज्यादा है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी हो गया, पंखा हो गया, सर मोबाइल फोन हो गया, नॉर्मल नेसेसरी में मोबाइल फोन आ गया नॉर्मल, ये नॉर्मल गुड्स है। मोबाइल फोन चाहिए हमको, ये अगर जहाँ आज खराब हो गया हमको कल के कल हमको कहीं ना कहीं जुगाड़ करके लाना है, हम ज्यादा दिन वेट नहीं कर सकते। 2 से 3 दिन वेट ले मतलब बाप रे बाप, 3 दिन कैसे 36 घंटा गीत बीता वो हम ही लोग जानते हैं, लेकिन ये मेरा नॉर्मल गुड्स के अंदर आता है। तो ये नॉर्मल गुड्स का अगर मैं बात करूंगा तो इस केस में क्या होता है सर, इनकम के बढ़ने से डिमांड क्या होता है, बढ़ता है, इनकम के घटने से डिमांड क्या होता है सर, घटता है। तो ये नॉर्मल गुड्स के केस में अगर मेरा इनकम बढ़ा तो बोलेगा चलिए काम का कपड़ा अच्छे बढ़ा लेते हैं, कुछ ज्यादा इनकम बढ़ा, नॉर्मल गुड्स है, नेसेसरी नहीं है, इसके बिना काम चल सकता है, लेकिन नॉर्मल है, ये चलता है, ये कोई ज्यादा हाई फाई नहीं है, नॉर्मल चीज यूज कर रहे हैं आप, तो आप ये कर सकते हैं। तो अगर आपका इनकम बढ़ रहा है तो आप इसका डिमांड बढ़ा दीजिए, इनकम घट रहा है डिमांड घट। लग्जरियस गुड्स का मतलब है सर एसी, हाँ कार, हाँ फ्लैट, हाँ ये सब एकदम क्या होगा, लग्जरियस में आ गया। अब आप फुटानीबाजी करते हैं, तो फुटानीबाजी कब करेंगे आप, जब आपका इनकम बढ़ेगा तो आपकी फुटानीबाजी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगा, इनकम घटेगा डिमांड कम हो जाएगा। सेम टू सेम मतलब इनका और इनका रिलेशन सेम होता है, इसमें कोई इंपैक्ट नहीं होता है, इसका उल्टा होता है। देखो यहाँ पर अगर लिख देना ऑपोजिट, सेम सेम नो इम्पैक्ट, फटाक से खाली ये बना लीजिए आपका कॉपी में अच्छे से। अच्छा प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, अच्छा आपने ये सुना है 2 गुड्स का नाम, सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। 2 गुड्स होता है बेटा, एक होता है सब्स्टिट्यूट गुड्स, एक होता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। ये 2 गुड्स का नाम सुने होंगे। सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होता है बेटा, सब्स्टिट्यूट गुड्स आर दोस गुड्स व्हिच आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ अदर गुड्स which are used in place of other goods which are used simultaneously। यहाँ पर मैंने क्या बताया कि सब्स्टिट्यूट गुड वो गुड्स होता है जो इसके एक के बदले दूसरा यूज होता है। मतलब या तो मैं टी पीऊंगा या तो मैं कॉफी पीऊंगा। एक साथ किसी बंदे को देखिए जो टी और कॉफी दोनों मांगता है। तुमसे एग्जाम्पल, मेहमान आया घर में आया, तुम क्या पूछते हो, ये टी और कॉफी, जिस वर्ड के आगे और लिखता है मतलब दोनों में से एक, बोथ आर सब्स्टिट्यूट्स, या तो वो या तो ये, दोनों एक साथ नहीं होता, ठीक है। लेकिन अगर हम जहां बोले टी एंड शुगर, क्या बोले हम, तो यहाँ पर मैं ये नहीं बोलते, यहाँ मैं बोलता हूँ एंड, मैं क्या बोलता हूँ एंड, टी एंड शुगर, मतलब चाय के साथ चीनी, मतलब यहाँ पर दोनों संग में चाहिए। यहाँ पर है कार एंड पेट्रोल, ठीक है। यहाँ पर मैंने क्या वर्ड बोला, यहाँ पर मैं बोलता हूँ कि क्या कोलगेट एंड पेस्टोरेंट, और यहाँ पर क्या हो सकता है, मतलब ये मैं क्लियर समझाने पाया इसको, तो बोलूंगा सब्स्टिट्यूट गुड्स वो गुड्स होता है जो 2 गुड्स के बीच में से कौन सा गुड्स लेना है। लेकिन एक बात याद रखना, दोनों में क्लोजली रिलेशन होना चाहिए। मैं ये नहीं बोल सकता, जैसे एग्जांपल तो मैं कोल्ड ड्रिंक का बात करूँ,
उसमें वो जो थम्स अप, कोई कोको कोला एंड पेप्सी, ये तीनों क्या है, सब ब्लैक कलर का है। तीनों का टेस्ट भी मोटा मोटी सेम होता है, ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। तो मैं बोल सकता हूँ सब्स्टिट्यूट फूड्स आर दोज फूड्स व्हिच आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ अदर, बोथ आर सेम इन नेचर। इसमें ज्यादा डिफरेंशिएट नहीं होता। अगर ये नहीं मिले दूसरे प्रोडक्ट से मेरा काम चल सकता है। सब एक टी पी, मैं कहीं चाय पीने गया, वहां पर जरा चाय नहीं है तो हम लोग कॉफी बना देते, चल जाएगा। हाँ, जो टी मुझे सेटिस्फाइड करता है जितना, उतना कॉफी भी मुझे कर सकता है। अगर मैं पेप्सोडेंट की बात करूँ, कोलगेट एंड पेप्सोडेंट दोनों में सेम ही है। मैं पेप्सोडेंट लेने गया, नहीं मिला, कोलगेट ले लिया, लेकिन इसके बदले दूसरा मैं कुछ और ले रहा हूँ तो ये दूसरे से दूसरा अलग हो जाएगा। तो ये दोनों में क्या है सर, कॉम्प्लीमेंट्स दोनों सेम यूज होता है। तो मैं बोल सकता हूँ दो बोथ आर सब्स्टिट्यूट्स, मतलब इसके बदले ये यूज करना। क्लियर? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वो गुड्स होता है जो दोनों साथ में लगता है, दोनों साथ में लगता है। मतलब अगर मैं बोलूंगा कि सब मुझे कार लेना है तो पेट्रोल को तो कंजम्पशन हमको करना पड़ेगा। तो कार कौन खरीदता है? जिसको मेंटेनेंस करना अच्छा आता हो। क्या आता हो? मेंटेनेंस कॉस्ट जो मेंटेन कर पाए वही कार का खर्चा अफोर्ड कर सकता है। तो कार एंड पेट्रोल उसके अंदर आता है। अगर मैं यहां बात करने जाऊंगा तो मैं बोलूंगा अगर प्राइस ऑफ टी, अगर चाय का प्राइस अगर इंक्रीज होगा, क्या होगा सर? तो कॉफी का डिमांड क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। कारण फिर चाय का अगर दाम बढ़ जाएगा, चाय का दाम बढ़ेगा तो चाय पीने वाले कस्टमर कम हो जाएंगे और वो क्या पीना चालू कर देंगे? कॉफी। तो कॉफी का डिमांड क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। अगर एक सामान का प्राइस बढ़ जाता है तो उसके सब्स्टिट्यूट गुड्स की तरफ लोग शिफ्ट कर जाते हैं। तो ये एग्जांपल दिया था, फिलहाल ही बीच में एग्जांपल हुआ था, आज से 1-1.5 साल पहले में। थम्स अप वाले ने प्राइस को अपना 2 रुपया राइज कर दिया। थम्स अप ने प्राइस को राइज किया, लेकिन पेप्सी वाली कंपनी ने राइज नहीं किया। तो जब दुकान में लोग पूछने गए कि मुझे गिलास में थम्स अप जो 14 वाला आता था, हाँ, तो उसका दाम 15 कर दिया गया था थम्स अप से, लेकिन पेप्सी ने इसको 13 का 13 रखा, उससे प्राइस नहीं बढ़ाया। तो लोग दुकान गए 13 रुपये किलो, को यार 13 रुपये दाम था, उसने 13 रुपये दिया, बोला थम्स अप दीजिए, बोला थम्स अप नहीं दे रहा, 15 रुपये। तो बोला पेप्सी, बोला 13 में। पेप्सी का सेलिंग ऑटोमेटिकली 35% इंक्रीज कर गया और क्या नाम है, थम्स अप का सेलिंग ऑटोमेटिकली 50% डिक्लाइन कर गया। मतलब यहाँ के कस्टमर ऑटोमेटिक बोले कि मुझे जरूरत नहीं है, मैं लॉयल। कस्टमर आर नेवर लॉयल अबाउट द प्रोडक्ट, दे वाज कंसीडर अबाउट द प्राइस ऑफ द कंसर्न। अगर उसको सब्स्टिट्यूट मिल रहा है उसी प्राइस पे, प्राइस नहीं बढ़े, अगर दोनों एक साथ बढ़ाता है तो कस्टमर गरिया के 2 रुपये एक्स्ट्रा देता है, लेकिन उसको पीना तो है, एक छोड़ नहीं देगा वो। इसीलिए जब भी कोई दाम बढ़ाती है, दोनों कंपनी एक साथ बढ़ाती है। कि कोल्ड ड्रिंक के मार्केट में ये लोग क्या होता है, क्लोजली सब्स्टिट्यूट। अगर एक दाम बढ़ा देगा, दूसरा दाम अगर नहीं बढ़ाएगा तो उसका डिमांड ऑटोमेटिक गिर जाएगा, क्योंकि वो क्या है, सब्स्टिट्यूट, क्योंकि इसके कस्टमर यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। क्लियर है? तो इसलिए साथ साथ लोग दाम बढ़ाना पड़ता है। क्लियर? अगर इस केस में मैं बात बोलूंगा, अगर मान लो पेट्रोल का प्राइस अगर बढ़ जाएगा तो कार का डिमांड क्या हो जाएगा सर? गिर जाएगा। कारण क्योंकि पेट्रोल का दाम बढ़ेगा तो कार खरीदने वाले क्या बोलेंगे, अरे पेट्रोल महंगा हो गया है, कार खरीदेंगे तो पेट्रोल में लगेगा, तो कार का डिमांड क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिकली घट जाएगा। अगर शुगर का प्राइस बढ़ जाएगा तो टी अपने महंगा हो जाएगा। टी महंगा होगा तो क्या हो जाएगा सर? टी का डिमांड कम हो जाएगा। तो मैं बोला इंक्रीज इन प्राइस ऑफ पेट्रोल, डिक्रीज इन डिमांड ऑफ कार। कोई दिक्कत? अगर पेट्रोल का प्राइस बढ़ेगा तो कार का डिमांड क्या हो जाएगा सर? घट जाएगा। ये क्लियर हुआ? सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। इसको कॉपी कर लो। देख बेटा, टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ कंज्यूमर का मतलब क्या होता है बेटा? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में बोला जाएगा तो सर टेस्ट एंड प्रेफरेंस, याद रखना सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर। डिमांड अगर मैं कोई सामान का खरीद रहा हूँ नहीं खरीद रहा हूँ, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि मेरा टेस्ट एंड प्रेफरेंस कैसा है। टेस्ट मतलब मेरे को पसंद वो सामान है कि नहीं। अगर कोई सामान का मैं हैबिचुअल आदत हो चुका हूँ, जैसे पान पराग हो गया, चाहे कोई गुड़िया हो गया, चाहे कोई पान हो गया, कोई भी ऐसा सामान जिसका मैं आदी हो चुका हूँ, हैबिचुअल हो चुका हूँ, उस केस में डिमांड फॉलो करेगा क्या? नहीं। अब चाहे प्राइस बढ़े चाहे प्राइस घटे, घर का सब कुछ बेच दूं, लेकिन मुझे वो कंज्यूम करना ही है।
रियलिटी है। अगर किसी को सिगरेट पीने का आदत है तो वो सिगरेट पिएगा, जिसको पुड़िया खाने का आदत है वो पुड़िया खाएगा। चाहे पुड़िया का दाम अगर 2 रुपया बढ़ जाए कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, उसके डिमांड में, उसके क्वांटिटी कंजम्पशन में वो इंक्रीमेंट ही होगा, डिक्रीमेंट आज तक नहीं सुना गया। क्यों? कि वो उसका आदी हो चुका है, हैबिचुअल हो चुका है। वो एक टाइम का खाना कम कर देगा, वो एक टाइम का खाना कम कर देगा, लेकिन वो चीज कम नहीं करेगा। ये क्या बोलते हैं टेस्ट फ्री। तो हम बताया किसी तुम्हारा प्रोडक्ट कंजम्पशन प्रोडक्ट में, अगर मैं तुम्हारा किसी फूड आइटम के ऊपर पकड़ता हूँ, कोई भी सामान मैं कंज्यूम कर रहा हूँ, उस केस में क्या करता हूँ, अगर मैं बोलता हूँ, मान लो कि टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर, मान लो कोई प्रोडक्ट है, हाँ, जिसका मैं कंजम्पशन कर रहा हूँ, अगर उसका मैं क्वांटिटी, अगर मैं, मुझे वो क्वांटिटी उसका प्राइस अगर बढ़ रहा है, जैसे एग्जांपल एप्पल बढ़ रहा है, अगर मान लो एप्पल का प्राइस राइज कर रहा है, हाँ, तो मैं डिमांड इसका क्या करूंगा सर, अगर मैं बोल रहा हूँ कि मैं अगर मेरा 2 क्वेश्चन है, अगर मान लो एप्पल का प्राइस राइज कर रहा है, एप्पल का सब्स्टिट्यूट ऑरेंज है, तो लोग क्या बोलते हैं, फ्रूट्स खाना है, बोलते हैं कि गर्मियों में फ्रूट्स खाना चाहिए। तो ये एप्पल का लॉयलिटी कोई रखता है। मान लो एप्पल का प्राइस अगर 350 रुपया हो जाए ऑफ सीजन में, तब कौन 350 का एप्पल रोज खाने बैठेगा, इतना महंगा। तो बोलता है एप्पल छोड़कर उस समय जो सीजनल जो फ्रूट होता है उस समय वो खाना चालू कर देते हैं। तो यहाँ पर बोला जाए, अगर तुम उस प्रोडक्ट पर पूरा एकदम तुम्हारा जो है, हाँ, कि लॉयल्टी कि मुझे खाना ही खाना है, तब 2 तरीके का डिमांड होता है। उसको बोलता हूँ चेंज इन डिमांड, एक बोलता हूँ चेंज इन डिमांड, एक होता है चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। 2 वर्ड याद रखना, चेंज इन डिमांड एंड चेंज क्वांटिटी। यहाँ क्या बोला, एप्पल का प्राइस बढ़ेगा, हाँ, तो अगर मैं इसके ऊपर अगर टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ कंज्यूमर का अगर प्रेफरेंस है, टेस्ट बढ़ा हुआ है, मुझे वो सामान चाहिए, मैं उसको नहीं छोड़ सकता हूँ, उस केस में मैं डिमांड क्या करूंगा, हल्का सा कम करूंगा, लेकिन वो सामान का डिमांड करूंगा, उसके बिना मैं नहीं रह पाऊंगा। यहाँ तक क्लियर है। अगर मैं बोलूंगा चेंज इन डिमांड और चेंज इन क्वांटिटी में क्या अंतर है, सर इस वर्ड के आगे केवल एक वर्ड लिखा है, इसका नाम क्या है, क्वांटिटी। इसका मतलब होता है कि अगर ये वाले बोलते हैं सर अदर फैक्टर्स आर चेंज, अदर फैक्टर्स आर चेंज, डिमांड चेंज, प्राइस ऑफ कमोडिटी चेंज, डिमांड चेंज। सिंपल सा जवाब तुमसे मैं बोलूं कि अदर फैक्टर्स चेंज, अदर फैक्टर का मतलब सर इनकम ऑफ द कंज्यूमर, हाँ भाई क्या नाम है, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, हाँ, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, पॉपुलेशन, और बाकी जो फैक्टर है प्राइस को छोड़कर वो चेंज हो रहा है, तो क्या चेंज होगा सर, चेंज इन डिमांड हो जाएगा। मैं डिमांड ही चेंज कर दूंगा। और ये केस में क्या बोलूंगा सर, प्राइस खाली चेंज हो रहा है और कोई फैक्टर चेंज नहीं हो रहा, मेरा इनकम वही है, मैं इनकम ना बढ़ा ना घटा, हाँ, मेरा टेस्ट एंड प्रेफरेंस भी वही है, मुझे वही खाने का मन है, ना उसका मैं चेंज करने की इच्छा कर रहा है, हाँ, मेरा रिलेटेड गुड्स, सब्स्टिट्यूट कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के प्राइस में कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ये सब कुछ होने के बाद मैं क्या बोलता हूँ, चेंज इन, मैं उसका क्वांटिटी बढ़ा या घटा दूंगा, बस सामान को चेंज नहीं करूंगा। इसका ग्राफ खाली देखना मतलब ये होता है, चेंज इन डिमांड में ये होता है सर, ये और ये, यहाँ डिमांड कर डी है, डी D1 है, डी D2 है, इसको मैं क्या बोलता हूं सर, एक्सपेंशन ऑफ डिमांड, इंक्रीज इन डिमांड, एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन, इंक्रीज इन डिमांड, और इसको क्या बोलता हूं, डिक्रीज इन डिमांड। क्या है सर, इसको बोलूंगा ये है, यहाँ अगर मैं इस डिमांड कब से यहाँ बढ़ा तो सर इंक्रीज इन डिमांड है, इसके पीछे आया तो डिक्रीज इन डिमांड है। क्लियर है। ये क्या बता रहा है सर, अदर फैक्टर चेंज हो रहा है, जैसे मान लो मेरा इनकम चेंज हो गया, उसी कारण मेरा डिमांड कर्व चेंज हो जाएगा, ये कर्व अब नहीं रहेगा। ये डिमांड कर्व होता है ना नॉर्मली आपका, कि डिमांड कर्व क्या डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, क्यों सर, प्राइस इनकम प्राइस बढ़ने से डिमांड कम होता है, प्राइस कम होने से डिमांड बढ़ता है, तो ये इधर शिफ्ट हो रहा है तो इंक्रीज इन डिमांड, इधर होता है डिक्रीज इन डिमांड। और इस केस में क्या बोलूंगा मैं, यहाँ पर एक ही डिमांड कर्व होगा, पहले यहाँ था अब यहाँ हो जाएगा, फिर यहाँ हो जाएगा, तो सर इस पॉइंट से इस पॉइंट जाना और इस पॉइंट से इस पॉइंट आना, इसको बोलते हैं एक्सपेंशन इन डिमांड, इसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड।
इसको कॉपी करो। देखिएगा एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अभी तक हम लोगों ने क्या टॉपिक कराया, हम लोगों ने पढ़ा डिमांड क्या होता है, फिर हम लोग पढ़ा फैक्टर्स क्या क्या होता है, पढ़ लिया हम लोगों ने। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि सर लॉ ऑफ डिमांड का डेफिनेशन आप पढ़े होंगे तो आपने पढ़ा होगा क्या डिमांड का क्या होता है, सर डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, क्या होता है। तो मेरा पहला क्वेश्चन लॉ ऑफ डिमांड डाउनवर्ड स्लोपिंग ही क्यों होता है, क्वेश्चन हो जाए लॉ ऑफ डिमांड डाउनवर्ड स्लोपिंग ही क्यों होता है, वो इंक्रीज क्यों नहीं होता। सबसे पहला इंपैक्ट होता है सर इनकम ऑफ द कंज्यूमर। अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा था जैसे ही आदमी का इनकम बढ़ेगा, हाँ तो सर इंफीरियर गुड्स के केस से डिमांड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, चीपर गुड्स के केस में। और प्राइस कम होगा, हाँ इनकम कम होगा, डिमांड बढ़ जाएगा। जब इनकम और डिमांड का, अगर इनकम मेरा कम सा, मेरा फैक्टर डिपेंड नहीं कर रहा, तो इनकम बढ़ने से डिमांड कम और डिमांड कम, इनकम कम होने से डिमांड ज्यादा, अगर ये हो रहा है इस कारण से डाउनवर्ड क्या होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग, इनवर्स रिलेशन है। दूसरा होता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। आप लोग का एक्सप्लेनेशन देना ही नहीं, खाली काम बताना है। एग्जाम में चैप्टर नाम दिया, बोले कौन कौन से फैक्टर से डाउनवर्ड स्लोपिंग होगी। पहला क्या बोलोगे, इनकम ऑफ द कंज्यूमर। क्यों सर, यहाँ पे कौन सा गुड्स पकड़ा गया है, इंफीरियर गुड्स, चीपर गुड्स, चीपर गुड्स। कौन सा गुड्स, मतलब अगर इसका प्राइस बढ़े, इनकम बढ़ेगा, डिमांड क्या होगा, घटेगा, इनकम घटेगा, डिमांड क्या होगा, बढ़ेगा। क्यों, क्योंकि सर इनकम बढ़ने से वो जो बेकार क्वालिटी का गुड्स होता है उसका डिमांड मैं कम कर दूंगा, और इनकम कम होने से मैं उसका डिमांड बढ़ा दूंगा। और लॉ ऑफ डिमिनिशिंग क्या होता है सर, अभी यूटिलिटी वाला टॉपिक में आप लोगों ने पढ़ा होगा क्लास 11 में, मैं फिर से मैं याद दिला देता हूं आपको। यूटिलिटी का मतलब क्या होता है, वांट्स, सैटिस्फैक्शन, पावर ऑफ अ कम्युनिटी। यहाँ पर एक छोटा सा एग्जांपल था कि सर जैसे जैसे आपकी यूनिट की मात्रा बढ़ती जाती है, आपकी इच्छाएं कम हो, जैसे पहला कप चाय, आप मॉर्निंग उठते हैं, चाय पीने का सबको शौक है, पहला कप चाय दिया, बेड में आपको मिला, बड़ा मजा आया, उस चाय के लिए तो बोले हम किसके लिए लाखों रुपया दे सकते हैं, वो निकलता है ना, मतलब इसके लिए कुछ भी कर सकते हैं, पहला चाय मिलना चाहिए, ठीक है। अगर आप दुकान घर में को चाय बनाने वाला नहीं है, नीचे उतरे, दुकानदार 10 का चाय को 15 मांग रहा है, आप पहला कप पी लेंगे, उसे चीची नहीं करेंगे, पे चाय देते हैं, 5 में एक्स्ट्रा देने रेडी थे, क्योंकि आपकी उस समय यूटिलिटी बहुत ज्यादा थी, परचेसिंग पावर था 15 रुपया देने लायक, उससे 50 लाख नहीं मांग लिया, जो अपना प्रॉपर्टी ने लिखा लिया, 5 रुपया बढ़ा लेगा, तो आप उस समय रेडी है, क्योंकि आपको चाय की जरूरत इतनी ज्यादा है कि प्राइस इतना इम्पैक्ट नहीं देता। क्लियर सर, यार डिमांड के लिए जरूरी नहीं कि आपका क्या नाम है, यूटिलिटी जरूरी है भैया, आपका टाइमिंग इंपॉर्टेंट है। एग्जाम सेंटर के बाहर अगर पेन का आपका पेन खराब हो गया, पेन आपका खो गया, पेन आपको नहीं मिल रहा ब्लैक पेन, और एग्जाम सेंटर में ब्लैक पेन से ही लिखना है, और ब्लैक पेन का दुकान बाहर एक ही है, उसके अलावा कोई दुकान नहीं है, वो दुकानदार आपसे अगर 20 रुपया मांगे ना, 10 5 3 रुपया पेन, तो भी आप ले लेंगे, क्योंकि समय आपका बचा 10 मिनट, वो फिर एंटर करने देगा, और दुकानदार करता भी है। तो आप सब सोचते हैं तेल लेने जाए पहले पेन लेने, क्योंकि उस समय आपकी नीड्स बहुत ज्यादा है, यूटिलिटी जरूरत आपकी बहुत ज्यादा है उस समय के प्राइस के कंपैरिजन, तो उस समय प्राइस इंपैक्ट नहीं होता, टाइमिंग इंपॉर्टेंट, तो उस समय क्या करता, मैं डिमांड कर देता हूँ ना, तो ये भी कम इंपैक्ट देखना पड़ेगा। मेरा क्वेश्चन ये था, जैसे जैसे नंबर ऑफ यूनिट बढ़ेगी, पहला कप चाय पिए, बड़ा मजा आया, आपको उसने 15 रुपया बोला, आपने चाय पी, चाय खत्म ही नहीं हुआ, दूसरा चाय मैंने तुरंत थमा दिया, अब सेकंड चाय में आपको क्या उतना मजा आएगा जो फर्स्ट चाय में मजा आया, लेकिन आप क्या सोचेंगे, भाई सेकंड अगर मिल रहा है सस्ते में, पी लेते हैं, कि दोपहर में जब पीने का वक्त होगा, 2 घंटा जब पी के पीने आ जाता है, उस समय स्किप मार देंगे, अभी अगर फ्री में मिल ही रहा है तो। शादी में गए हैं तो कुछ मिल रहा है तो रगड़ लो, इतना अच्छे से खा लो कि हफ्ता भर तक तकलीफ ना हो, हाँ बाकी खाते ही बैठ के तो। लेकिन एक ही क्वेश्चन है सर, दूसरा खाया ये सोच के कि फ्री में मिल रहा है, मार लेते हैं, तीसरा फिर तुरंत मार लो, चौथा फिर 15-20 के बाद अब तुमको क्या हुआ, चाय को देखने की इच्छा नहीं होती, वो मिठास, वो स्वाद जो तुमको बहुत अच्छा लगता था, अब वो स्वाद जब मुंह में बहुत ज्यादा क्वांटिटी में आ गया है, पेट बोलेगा, शरीर बोलेगा, आप एकदम, फिर भी अगर तुम जबरदस्ती डाल रही हो चैलेंज के पे, मतलब मैं तुमको 500 देता हूँ, चाय पी के दिखा, हम देख चुका, तेरा अवस्था पूरा खत्म हो चुका है, फिर तुम 500 सर दे चुका में तुम और एक पी, जब तुम्हारा कोटा पूरा कंप्लीट हो गया ना, फिर अगर तुम डालोगी ना, हाँ तो पहला तो तुम्हारे घर का आत्मा बुढ़ा कापेगा, नहीं मैं डाल मत, फिर भी पैसे की लालच में मैं डालने की कोशिश किया, तो अंदर से क्या हो जाएगा, उल्टी हो जाएगा। ये क्या बोलता है लॉ ऑफ डिमांड डिमिनिशिंग कि सर ये गिरेगा,
ये 0 तक होगा, उसके बाद भी अगर तुम अपना सही से मजाक कर ले गई तो ये नीडिस हो जाएगी, मतलब यूटिलिटी खत्म हो जाएगी, माइनस में भी जा सकती है। तो ये क्या बोलता है सर, लॉ डिवाइड, जैसे जैसे यूनिट बढ़ रही है बिना गैपिंग, इसके साथ हम लोग क्या करते हैं 10 टू पुचका खाएं, फिर जाकर हम लोग थोड़ा कोल्ड ड्रिंक पीते हैं कि वो पुचका का स्वाद खत्म हो जाए, फिर हम पुचका मारते हैं, हम लोग शिफ्ट चेंज करते हैं। कारण अगर शिफ्ट चेंज करोगे तो ये लॉ फॉलो नहीं होगा, आपको फिर वो पुचका खाने की इच्छा बढ़ जाएगी, क्योंकि गैप नहीं होना चाहिए। ये डिमांड बोलते हैं कि गैप आपका नहीं, अगर गैप हो रहा है तो फिर यूटिलिटी जग सकती है। अगर थोड़ा टाइमिंग आप ले रहे हैं, हम लोग करते ही हैं, हम लोग थोड़ा क्या तब खड़े होते स्टेज में, देखते हैं दूल्हा क्या कर, दूल्हा क्या करते हैं, कोई देखने नहीं जाता है, वो थोड़ा ब्रेक लेने जाता है, एक बार ब्रेक ले लेते हैं, फिर हम खाने लौट जाएंगे। जो शादी में गए वो खाने के टाइम में गए, वो खाने को ही देखे फोकस, वो 2 मिनट अगर वहां से निकले हैं मत तो रेस्ट कर, फिर कोई एक जो हाथ में कोई वो पकड़ लेंगे ऐसे या कुछ ना कुछ पकड़ लेंगे, वो पकड़ रहे हैं कि अपने बॉडी को रेस्ट दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब तक मैं इसको रेस्ट नहीं दूंगा, मेरी यूटिलिटी जो हाई पर चली गई है उसको कम करना जरूरी, तो मैं उसको दोबारा कंजम्पशन कर सकता हूँ। तो ये क्या बोलता है, जैसे जैसे नंबर ऑफ यूनिट बढ़ती जाएगी वैसे आपकी इच्छा क्या होगी, कम होगी। यूटिलिटी कम होगा तो आपका डिमांड क्या हो जाएगा, ऑलरेडी कम। यूटिलिटी अगर कम होगा, क्योंकि डिमांड इज इक्वल टू यूटिलिटी प्लस परचेसिंग पावर, अगर आपकी इच्छा ही कम होगी सामान को लेने के लिए, क्या आप अधिक पे कर सकते हो उसके लिए, आप पे नहीं करेंगे। अगर आपकी यूटिलिटी नहीं है तो परचेसिंग पावर हाई होगा, डिमांड करेंगे आप, नेवर। तो आप क्या बोला सर, इस कार्ड से क्या होता है, लॉ डिमांड डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। क्या कोई दिक्कत है इस दो में? सुनिए, अगर मैं बोलूंगा सर क्या कारण है, नहीं डॉट होगा सर सब्स्टिट्यूट गुड्स। सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है कि मान लो एक गुड्स का अगर प्राइस बढ़ता है तो दूसरे गुड्स का डिमांड क्या हो जाता है सर, अपने आप कम हो जाता है, क्योंकि इसका प्राइस बढ़ रहा है, सॉरी इसका प्राइस बढ़ रहा है तो इसका डिमांड बढ़ जाएगा, क्योंकि इसके कस्टमर यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। तो ये बता रहा है कि सर एक्स का अगर प्राइस बढ़ रहा है तो सर एक्स का तो डिमांड तो कम हो रहा है ना, अगर वाई का अगर डिमांड बढ़ रहा है तो एक्स का तो डिमांड कम हो रहा है, इसके कस्टमर भाग रहे हैं, तो इसका फर्क क्या पड़ रहा है, गिर रहा है कि नहीं गिर रहा। अगर एक्स का प्राइस बढ़ने से वाई का डिमांड बढ़ेगा तो एक्स के ऊपर तो लॉस हो रहा है, तो इस केस में क्या बोला सर, इसका आंसर लॉ डिमांड क्या होता है सर, डाउनवर्ड स्लोपिंग। सर न्यू बायर, जब भी किसी सामान का डिमांड कम होता है, प्राइस कम होता है, प्राइस डिक्रीज होता है, तो न्यू बायर अट्रैक्ट होते हैं। एग्जांपल, अगर मान लो कोई एक आईफोन है, इसका प्राइस डाउन हुआ, ठीक है, मान लो पहले 60,000 में नया मार्केट में आया था मोबाइल, अब उसका दाम कम होकर ऑनलाइन नया बात कर रहा हूँ 50,000, तो सर वो कस्टमर जो 60,000 में नहीं खरीद पा रहे थे, उसका परचेसिंग पावर 60,000 में नहीं था, 50,000 वो खरीद सकते थे, 50,000 लगा सकते थे, तो वो पहले 60,000 था तो वो तो कस्टमर डेली इसको खरीद सकते थे, लेकिन यहाँ वाले कस्टमर रुक गए थे, जहाँ प्राइस और कम हुआ तो ये वाले कस्टमर क्या हो गए सर, और इंक्रीज करते डिमांड कि मुझे आप दे दो, मैं ले लूंगा। जहाँ प्राइस डाउन होता है कि सामान का, तो डिमांड क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि न्यू बायर थे जो उस समय प्राइस नहीं कर पा रहे थे, उनकी कैपेसिटी नहीं थी, परचेसिंग पावर उतना नहीं था, तो लेकिन प्राइस कम होने के कारण अब वो ले पाते हैं तो बढ़ जाते हैं। और सर ओल्ड बायर मतलब कभी कभार ऐसा होता है कि जब कोई सामान का दाम उसका अगर डिक्रीज करता है तो बहुत सारे ओल्ड बायर होते हैं जो वो बहुत ही कम क्वांटिटी खरीदते हैं, क्योंकि प्राइस में हाई है। जहाँ प्राइस कम होता है तो अपनी क्वांटिटी को क्या करते हैं, और बढ़ाते हैं। ये पुराने बायर भी बढ़ाते हैं और नए बायर भी एंटर करते हैं। इस कारण से क्या होता है सर, आपका लॉ ऑफ डिमांड डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। तो ये 5 फैक्टर में से कोई 3 तो दे देगा और चौथा बोलेगा ऑल ऑफ दिस, तो आपको क्या लगाना है, ऑल ऑफ दिस, याद रहेगा। तो ये आपके फैक्टर देखिए, गिफेन पैराडॉक्स का मतलब क्या होता है, गुड्स का मतलब होता है, गिफेन पैराडॉक्स का गुड्स का मतलब होता है, सर रॉबर्ट गिफेन ने ये क्लियर करके हमको बताया था कि ये क्या नाम है, कुछ सब नेसेसरी गुड्स के लिए, नेसेसरी गुड्स का अगर प्राइस बढ़ता भी है तो आदमी दूसरे सामान का नेसेसरी गुड्स यहाँ पर बोला। ये सर रॉबर्ट गिफेन उस जमाने के लिए, जमाने में भाई अंग्रेजों का राज चलता था और इंडियन को एक ब्रेड देते थे, क्या देते थे, एक लंबा सा गोल ब्रेड देते थे, तो वो लोग ब्रेड को टी के साथ मिला के खाते थे। जब ब्रेड का प्राइस बढ़ा ना तो लोगों ने ब्रेड का क्वांटिटी को कम नहीं किया, उसने टी के जगह पानी के साथ वाटर से मिलाकर खाना चालू कर दिया, लेकिन ब्रेड के डिमांड को कम नहीं किया। उससे समझ आता है सर ये लॉ डिमांड को फॉलो नहीं करता, प्राइस बढ़ेगा तो भी इसका डिमांड कम नहीं होके इसके साथ जो सामान है, एग्जांपल मैं आपको पकड़ता हूँ, आपको चपाती खाना चाहिए, रोटी खाते हैं, ठीक है, आप रोटी और पनीर का सब्जी खा रहे हैं, मान लीजिए रोटी का दाम बढ़ जाए तो आप पनीर का सब्जी को हटा देंगे, आज में भुजिया खा लेंगे या कोई सामान लेके खा लेंगे, अचार खा लेंगे, प्याज खा लेंगे। रोटी की क्वांटिटी को आप कम नहीं कर सकते कि उतना एसेंशियल कैलोरीज आपके बॉडी को एनर्जी के लिए चाहिए, तो आप उसके साथ के गुड्स को कम करेंगे लेकिन उसकी चीज को कम नहीं करेंगे। इसका बोलते हैं सर रॉबर्ट गिफेन। स्पेकुलेशन का मतलब
अगर मैंने एंटिसिपेट किया है कि सामान का प्राइस बढ़ेगा, ठीक है, ये स्पेकुलेशन मतलब अगर एंटिसिपेशन दैट प्राइस वाज राइज इन नेसेसरी इन द नियर फ्यूचर, हाँ फ्यूचर में इस सामान का दाम का प्राइस बढ़ने वाला है, तो ये कहीं मैं इसका डिमांड बढ़ा दूंगा, प्राइस अभी हाई है तो भी से मान लो अचानक पीछे हुआ था कि नमक का दाम बढ़ने वाला, लोग नमक खरीदे 5-10-20 में रखने लगे घर में, और जबकि नमक वाला पिछाड़ा दोनों दाम बढ़ा दिया उस समय, तो बोला चाहे जितना बढ़े बाद में 100 रुपये हो जाएगा, अचानक हुआ ना 100 नमक का दाम हो जाएगा, और उस दिन नमक का दुकान से सब मोदी दुकान से गायब। और इस तरीके से पैनिक कौन किया, कस्टमर खुद अपने आप पैनिक किया, और इसका कारण से डिमांड क्या हो गया, अपने आप बढ़ गया, उसका प्राइस क्या हो गया, राइज हो गया। ठीक है, तो अगर कस्टमर जब कभी देखता है कि प्राइस बढ़ने वाला, प्राइस हाई है, फिर भी मैं डिमांड ज्यादा क्यों कर रहा हूँ, वो नियर फ्यूचर में प्राइस और ना बढ़ जाए, उतना नुकसान ना हो, इसलिए अभी नुकसान में वो लोग खरीदने के लिए रेडी रहते हैं। सर कंजम्पशन पूरा कंस्पिशियस गुड्स क्या होता है सर, कंस्पिशियस गुड्स वो गुड्स होता है जिसमें आदमी को लगता है कि मान लीजिए कंस्पिशियस मतलब होता है ना, क्या नाम है, सामने वाले के घर में, सामने वाले के घर में अगर कोई सामान आ गया, ठीक है, जलन की मतलब जलन की भावना आ गई, मतलब उसके घर में मोबाइल आ सामान आ गया, अब मेरे घर में ये आना ही चाहिए चाहे जो भी हो जाए, अब ये मुद्दा ही नहीं है प्राइस क्या, अब मेरे घर में आना चाहिए, ठीक है, तो और ये हो गया सर वैबरेन इफेक्ट हो गया, वैन इफेक्ट हो गया, कंस्पिशियस हो गया। यहाँ 3 केस क्या बताएगा आपको, अगर मान लीजिए कोई सामान, अगर मान लीजिए कोई होता है ना कि किटी पार्टी में कोई गया है, हाँ वहां पर कोई महंगा से महंगा सामान इसलिए पहनता है दिखाने के लिए कि इसका प्राइस हाई, तो जब वो प्राइस किसी सामान का हाई होता है तो वो डिमांड ज्यादा करते हैं कि उनको शो ऑफ कर सके, उस केस में कभी भी प्राइस को मैटर नहीं किया जाता, उस समय डिमांड को मैटर किया जाता है, कभी उसको खरीदना है कभी उसको नहीं खरीदना है। शेयर मार्केट का क्या होता है, जब शेयर का प्राइस बढ़ता है तो लोग सोचते हैं नियर फ्यूचर और प्राइस बढ़ेगा तो मैं डिमांड और कर दूंगा, इन सब केस में लॉ ऑफ डिमांड फॉलो नहीं होता, प्राइस के बढ़ने के बावजूद भी डिमांड और इंक्रीज होता है। डाउट है, दिस इज नोन एज एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। कोई दिक्कत? आज का टॉपिक यहीं तक रखेंगे, यहाँ तक से रिलेटेड एक बार कॉपी को अच्छे से पढ़ के आइएगा, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में 25 या 30 एमसीक्यू लेके आऊंगा, और जस्ट मैं आप लोगों को इसी के अंदर का कोई पॉइंट लेके पूछूंगा और 4 ऑप्शन दूंगा, आपको बताना होगा क्या टॉपिक है क्या, ठीक है। थैंक यू, बाय।